जिसके बारे में जानकारी हमको खुदाई के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से संभाग वाला, और इधर ये यूपी वाला एरिया, ठीक है। तो इधर वाला जो भाग है, और ठीक उसी समय इधर उड़ीसा में ये आप क्षेत्र में देखें किसको, बाणवंशियों को, ठीक, वारंगल वाला एरिया है। जिस समय बारसूर में छिंदक नागवंशों का शासन था, ये वारंगल से काकती शासक अन्नमदेव जो रहेगा, अभी नाम याद नहीं रखना, केवल नमस्कार, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश भागवत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए CGPSC के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो पीयूष सर के द्वारा कल ही बनाया गया है और वो वीडियो अपलोड भी कर दिया गया हमारे चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या होगा। तो उस सिलेबस के बारे में भी जानकारी उस वीडियो पे आपको दे दिया गया है। अब सिलेबस को यदि देखें प्रील का और मेंस का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का आपका पूरा एक पार्ट है, जो प्रीलिम्स में भी है और आपका मेंस में भी है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या पूछेगा और आपका मेंस में क्या पूछेगा, और उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पुलिस भर्ती जो CGPSC के द्वारा लिया जाएगा, पहले देखो लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था, वो जो एग्ज़ाम था वो व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन जो दिया गया है, वो किसके द्वारा है, आपका CGPSC के द्वारा। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो व्यापम के द्वारा ना लेकर किसके द्वारा लिया जाएगा, CGPSC के द्वारा, आयोग के द्वारा। ओके, तो सिलेबस क्या क्या दिया गया है, पहले तो ये देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से कुल कितने प्रश्न होंगे, 25, ये प्रीलिम्स के लिए है, और कुल अंक होगा आपका 75, यानी कि एक प्रश्न जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो 25 प्रश्नों में कुल अंक कितना आपका 75, और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से क्या क्या पार्ट इसमें रखा गया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे है छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन इतिहास भी आएगा, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास भी है, साथ ही साथ आपका स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, 1857 के बाद से, और उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान। तो पूरा का पूरा हमको छत्तीसगढ़ का इतिहास यहाँ पे पढ़ना होगा। अब प्रीलिम्स के दौरान जो आप पढ़ोगे CG हिस्ट्री, वही चीज आप जब मेंस में जाओगे तो वही छत्तीसगढ़ का इतिहास कहाँ पे है आपका, तो मेंस में है। तो अलग अलग ना पढ़ने के बजाय हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री हमारा प्री के लिए भी हो जाए और मेंस के लिए हो जाए। ऐसा नहीं कि मेंस में जब वहाँ पहुँचे तो अलग से फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि प्री में भी हमारा काम आ जाए और मेंस में भी काम आ जाए। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिले क्या, आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल जो फिजिकल ज्योग्राफी है छत्तीसगढ़ का, वो पढ़ेंगे। वही चीज़ आपका कहाँ पे है, मेंस में है। साथ ही साथ इसमें दिखा है जलवायु की भौतिक दशाएं, जनगणना छत्तीसगढ़ का, ठीक, पर्यटन केंद्र। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे है। यही चीज़ आपका कहाँ पे होगा, मेंस में होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कला एवं संस्कृति, तो साहित्य है, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपका संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, देखो ये वाला पार्ट अलग है। इसमें आपका जनौला है ना, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इधर का हिस्ट्री वाला पार्ट, ज्योग्राफी वाला पार्ट, इधर का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट जो है ये मैं पढ़ाऊंगा। छत्तीसगढ़ का जनौला, मुहावरे, जो हाना एवं लोकोक्तियाँ जो हैं वो वेद सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, चूंकि छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल राज्य है तो यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, उनसे संबंधित परंपराएं, तीज त्योहार, ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन से प्रश्न आए, चूंकि आप छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की परीक्षा देंगे तो छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन से प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो इकोनॉमिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है ये आपको विकल्प सर बताएंगे। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर वाला पार्ट ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके।
छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, यह भी विकल्प सर पढ़ाएंगे आपको। स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ये भी आपको विकल्प सर ही पढ़ाएंगे। ओके, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ये आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ का उद्योग आएगा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, जल एवं खनिज संसाधन, ये सारा कुछ है। यही चीज आपको कहां पे, छत्तीसगढ़ का उद्योग, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन, यही चीज कहां पे है आपका मेंस में है। तो सिलेबस कुछ ज्यादा अंतर नहीं है प्री और मेंस के, बस ये हो सकता है कि प्रश्न जो पूछने का जो स्तर वो प्री में अलग होगा और मेंस में थोड़ा सा स्तर उसका ज्यादा होगा, पढ़ना वही है। ओके, उसके बाद छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का, ये भी आपको विकल्प सर पढ़ाएंगे। ओके, नक्सलवाद, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत सारी घटनाएं और कुछ नक्सली मारे गए हैं, न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। तो नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, ये वाला टॉपिक ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे मैंने इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं लिया हुआ है, तो इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो भी आपका प्रीलिम्स में है और आपका मेंस में है। तो इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, ये भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ जो आज़ादी के बाद का जो भारत का इतिहास है वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिसमें हम लोग युद्ध वगैरह को पढ़ेंगे, भारत चाइना युद्ध, भारत पाक युद्ध, वो सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन ये भी मैं लूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की, जिसका कुल प्रश्न कितना 25 होगा और वेटेज टोटल नंबर ऑफ कितना होगा 75। ठीक है, तो ये सिलेबस है, यही चीज़ हम लोग मेंस में भी पढ़ेंगे और यही चीज़ आपका प्री में, तो दोनों को एक साथ लेकर मैं आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की अभी तैयारी करना चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो ऑनलाइन जो क्लासेस है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, सारे जो वीडियोस होंगे वो लेटेस्ट रिकॉर्डेड होंगे, आज से ही वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, नई क्लासेस होंगी। एप्लीकेशन में जो भी पुराने वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए जाएंगे, सारे वीडियोस क्या होंगे, क्लासेस जो होंगे वो आपके नए मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर, ये हमारा एप्लीकेशन का लोगो है। ओके, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चूंकि अभी दिवाली आने वाला है, तो दिवाली के लिए विशेष ऑफर 50% तक की यहाँ पर आपको छूट रखी गई। जो ऑनलाइन जो कोर्स होंगे उसमें आपका 50% तक का डिस्काउंट होगा। तो 24 अक्टूबर से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रही है, और इसके साथ साथ जो ऑफलाइन क्लास है वो स्टार्ट होगा आपका 4 नवंबर से, जिसके लिए आपको हमारे पते पर 36 मॉल रोड मंगला चौक यहाँ आना होगा हमारे इंस्टीट्यूट में। ओके, कांटेक्ट करने के लिए आप इन दो नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाया कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है, यहाँ पे ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहले ये आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ का इतिहास। क्या दिख रहा है? छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो इतिहास में आपको एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न, ये तीनों आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, प्रीलिम्स के हिसाब से भी और आपका मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में चूंकि क्लास मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो यहां पे आज का जो पहला क्लास होगा इसमें पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। और क्लासेस जो है, जो टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो कल के क्लास से स्टार्ट होगा। आज पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास का हम लोग क्या देखेंगे, ओवरव्यू, कि पढ़ना क्या है ये आपको पहले दिन से ही क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, तो सिलेबस तो आप देख लिए। अब सिलेबस के बाद ये आपका जो पोर्शन है कौन सा, हिस्ट्री का, इस वाले पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको पहले दिन से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आगे आपको पढ़ाई करने में और वहाँ से क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, अब पूरा पढ़ लिए, अब हमको पता ही नहीं रहे कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन वो आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास, सीजी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास।
तो आज हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास का पूरा क्या देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो इतिहास जी क्या होता है ना, हिस्ट्री। तो आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि जो बीता हुआ समय है वही आपका क्या इतिहास कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप देखोगे तो इतिहास में किसी चीज़ को डालने के लिए, उस चीज़ को हमको जानने के लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत होती है, हमको साक्ष्य की आवश्यकता होती है ना। तो बीते हुए समय के बारे में जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है और उन जब सभी जानकारियों के माध्यम से जब हम उनका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वो सारी चीज़ें दर्ज की जाती हैं किसमें, इतिहास में। तो साक्ष्यों के आधार पर बीते हुए समय के बारे में जो भी जानकारी, जो भी एविडेंस हमको मिलता है, उसके आधार पर जब हमको बीते हुए समय के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती हैं, उन्हीं को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से हमको जब अध्ययन करते हैं उसे, तो उसी को रखा जाता है किसमें, इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके, तो साक्ष्य कैसे, तो साक्ष्य के आधार पर यदि देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, है ना। तो जमीन के खुदाई के दौरान जो कुछ चीज़ें हमको जैसे मिलती हैं, कुछ किसी समय की मूर्तियाँ, किसी समय के सिक्के, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से जब हमें किसी बीते समय का, किसी कालखंड के बारे में जब हमको जानकारी मिलती है, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। कुछ लिटरेचर हैं, है ना, कुछ साहित्यिक ग्रंथ हैं, लौकिक साहित्य, पारलौकिक साहित्य, उन साहित्यों के माध्यम से जब हमें बीते समय का आपका क्या जानकारी मिलता है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। कुछ विदेशी यात्री हमारे यहाँ घूमने आए भारत में, छत्तीसगढ़ में, उन विदेशी यात्रियों का जो विवरण हमको मिलता है लिखा हुआ ना, क्योंकि उस समय मोबाइल कैमरा वगैरह ये सब तो था नहीं, तो क्या किए, वो लिख कर गए हैं, तो उनके नोट्स हमको मिले हुए हैं। तो उन विदेशी यात्रियों के द्वारा जो नोट्स लिखे गए हैं, उनका जो यात्रा वृत्तांत है, उसके माध्यम से हमको भारत या छत्तीसगढ़ के बीते समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक एविडेंस हो गया। तो इन सभी साक्ष्यों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बीते समय का अध्ययन करते हैं। ओके, तो भारत के इतिहास के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 कालखंड में हम लोग बांटे। एक आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल एक आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका ऐतिहासिक कालखंड, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। ओके, ऐतिहासिक काल। तो 3 भाग में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास को बांट दिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या, ऐसा कालखंड जिसके बारे में हमको जो जानकारी है वो कैसे मिली, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हमको इस कालखंड के बारे में जानकारी मिली। ठीक है ना। अब इस कालखंड में, इस टाइम पीरियड को हम लोग मानव का जो विकास क्रम हुआ है, मानव के क्रमिक विकास से लेकर लगभग हम लोग ये 2350 बीसी तक पूरे टाइम पीरियड को हम लोग रखें किसमें, तो प्रागैतिहासिक काल में, है ना। फिर उसके बाद आते हम लोग कब, ऐतिहासिक काल में। ठीक, तो ये लगभग 2350 बीसी से 1750 बीसी तक का टाइम, अभी सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। और ऐतिहासिक काल में यदि आप आओगे तो ये 1500 बीसी से लेके पूरा का पूरा आपका 1947 तक चलेगा। कब तक, 1947 तक। देखो कहीं कहीं पे ये वाला जो है डेट है ना, इसको 3000 5000 बीसी तक भी ले जाते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे आपको 3000 बीसी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 5000 बीसी तक भी ले जाता है, कहीं कहीं पे ये आपका 10,000 बीसी तक भी लेकर गया हुआ है ना। तो इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव का जो क्रमिक विकास हुआ वहाँ तक
जब तक एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो जाती, उस पूरे कालखंड को हम लोग क्या रखें, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। इस समय जो मानव होता था वो पत्थरों के बीच अपना क्या करता था, जीवन व्यतीत करता था, और पत्थरों का अलग अलग प्रकार से ये यूज किया था। इसलिए इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पाषाण काल, यानी कि आपका स्टोन एज। ओके, ठीक है। तो स्टोन एज के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, किसको? प्रागैतिहासिक काल को। क्लियर है। अब उसके बाद यदि आगे देखें तो लगभग 10,000 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, BC। ठीक है ना। तो 10,000 ईसा पूर्व के आते आते तक मानव क्या हो चुका था, बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था, है ना। आप लोग यहाँ पे काम का नहीं है, तो मानव पहले होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस से आपका होमो सेपियंस, ये सब जब जो आधुनिक मानव बना, उसके बाद फिर एक क्या हुई, सभ्यता का विकास हुआ। तो भारत में देखते हैं कि भारत में सभ्यता का जो विकास हुआ उसको हम लोग किस में रखे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐसा कालखंड जिसमें जो मानव है वो इस मानव की तुलना में क्या हो चुका था, अधिक विकसित हो चुका था, सभ्य हो चुका था। तो यहां से एक सिविलाइजेशन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड ऐसा कालखंड जिसके एविडेंस हमको पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से भी मिला हुआ है, यानी कि खुदाई के दौरान हमको सारी चीजें मिली हुई हैं, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिला हुआ है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसलिए हम इस कालखंड से दूसरे कालखंड में प्रवेश करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी हमको कैसा मिला हुआ है, तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, साथ ही साथ आपका लिखित साक्ष्य, लिपि, ठीक है ना। यहां के आते तक लिपि का विकास हो चुका था, है ना, लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन जो लिपि हमको इस समय मिली है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो बूस्टोफेदन लिपि है, ठीक है, स्क्रिप्ट है। तो भाव चित्रात्मक लिपि उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 2350 BC से 1750 BC तक का रखा गया है। तो इसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार जो है वो छत्तीसगढ़ तक नहीं हो पाया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी एविडेंस नहीं मिला हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला तो क्या पढ़ोगे, है ना। उसके बाद हिस्टोरिकल एज में आते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमको खुदाई के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से मिला हुआ है, साथ ही साथ इसके कुछ लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं, और लिखित साक्ष्यों को हम लोग पढ़ भी सकते हैं, है ना। जो स्क्रिप्ट है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जो भी साहित्यिक ग्रंथ मिला हुआ है उन सभी ग्रंथों को हम लोग पढ़ सकते हैं, और उससे हमको बीते हुए समय के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग रखें कब से, 1500 BC से लेकर 1947 तक पूरा का पूरा चलेगा, भारत की आजादी तक। ये पूरा किस में आएगा, आपका ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिकल। तो अब इस ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांट दिए हैं। कितने भाग में, 3 भाग में। एक प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। और तीसरा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ज्यादा जो वेटेज आपको देखने को मिलेगा वो किसका है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारा कुछ इसी में आएगा ना, किसमें, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में। तो 1500 BC से लेकर पूरा 1947 तक चलेंगे, और सबको रख दिए हैं किसमें, आपका ऐतिहासिक काल में। क्लियर है, ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या आपका ऐतिहासिक काल कब से कब तक, 1500 BC से 1947 तक, ठीक है। चलिए, तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो टाइम पीरियड आता है वो है आपका वैदिक सभ्यता का। किसका, वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपका माना जाता है 1500 BC से लेके 600 BC तक, 1500 BC से 600 BC। अब
इसको भी वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटे। एक आपका क्या, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है ये आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड माना गया ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो पूरा का पूरा जो वैदिक पीरियड है ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। इसको दो भाग में बांटे, एक में ऋग्वैदिक काल तो 1500 बीसी से ले 1000 बीसी तक, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इस कालखंड को क्या बोले, ऋग्वैदिक काल, है ना। तो ऋग्वैदिक काल के जो एविडेंस हमको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोले, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के जो एविडेंस हमको मिलेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो ये वाला टाइम पीरियड। अब इसी के बीच में पैरेलल ना, यहां पे चूंकि भारत के इतिहास में वो नहीं पढ़ते हैं, भारत के इतिहास में जो महाकाव्य है, एक महाकाव्य आपका रामायण और एक आपका क्या, महाभारत, तो उसको महाकाव्य बोल के साइड में कर दिया गया है। भारत के इतिहास में उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, कुछ पढ़ते ही नहीं उसमें, है ना। थोड़ा बहुत जानकारी उसको हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया जाता है। लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं तो एक बड़ा सा पूरा टाइम पीरियड उसमें रच दिया गया है, उसको बोला गया है कि आपका महाकाव्य काल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो इसी के बीच में माना जाता है, महाकाव्य काल, महाकाव्य काल। तो दो महाकाव्य, एक आपका रामायण और एक आपका क्या, महाभारत, रामायण और महाभारत। तो रामायण में, महाकाव्य काल में, रामायण में हम लोग रामायण काल देखेंगे और देखेंगे क्या, आपका महाभारत काल। तो रामायण काल जो है वो राम भगवान से संबंधित है। तो राम भगवान के जो भी एविडेंस है ना, जो किंवदंतियों के अनुसार जो भी साक्ष्य हमको मिले हुए हैं, किंवदंती अलग होता है, एविडेंस अलग होता है। तो कुछ कथा कहानी के माध्यम से हम लोग उस क्षेत्र को उस समय से जोड़ते हैं। कुछ एविडेंस मिले हुए हैं जो हमको रामायण काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो रामायण काल पढ़ेंगे। अब राम भगवान को वनवास मिला था, राम भगवान आए थे छत्तीसगढ़, है ना। तो इसीलिए अभी वर्तमान सरकार या पिछली जो सरकार थी उनके द्वारा अभी राम वन गमन पथ परियोजना, है ना, योजना क्रियान्वित किया गया है, जिसके थ्रू जो भी जगह से राम भगवान गुजरे उन सभी जगहों को टूरिस्ट स्पॉट में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो रामायण काल में राम वन गमन पथ को अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महाभारत काल देखेंगे। तो महाभारत काल में पांडवों के जो भी एविडेंस छत्तीसगढ़ से मिले हुए हैं उसको यहां पर पढ़ेंगे। तो रामायण काल और महाभारत काल। महाकाव्य काल के बाद में हम लोग इंटर कर जाते हैं महाजनपद काल में। महाकाव्य काल के बाद महाजनपद काल, ठीक, महाजनपद काल, ओके, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में जब भारत के इतिहास आप पढ़ोगे तो कुल 16 महाजनपद थे। कितने? 16, ठीक है। और इनके अंतर्गत कुल 52 जनपद थे। तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद का उल्लेख आएगा आपका चेदी महाजनपद, और एक आएगा आपका कोसल महाजनपद, ठीक। और इसी महाजनपद काल में एक जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपका मगध होगा, और मगध से ही हम लोग राजवंशों का उदय देखेंगे। ठीक है। कहां पे? छत्तीसगढ़। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो कहते हैं कि चेदी महाजनपद का हिस्सा था। कुछ एविडेंस से हमको पता चलता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो कोसल महाजनपद का हिस्सा था। ओके। तो महाजनपद काल के दौरान ये मगध, ये बिहार वाला क्षेत्र ना, पाटलिपुत्र, पटना। तो महाजनपद काल में दो धर्मों का उदय हुआ। एक आपका कौन सा? बौद्ध धर्म, और एक कौन सा आपका? जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ओके। तो बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे, जो प्रोपोनेंट थे, जो फाउंडर थे, वो आपका कौन? गौतम बुद्ध।
और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? आपका महावीर स्वामी। तो इन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद का हिस्सा था। इसके बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि छत्तीसगढ़ जो था वो कोसल महाजनपद का हिस्सा था। और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था वो आपका चेदी महाजनपद का हिस्सा था। मान लीजिए ये आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये ऊपर में बिहार वाला क्षेत्र है, तो ये मगध महाजनपद था। क्या था? मगध महाजनपद। ठीक है, इधर जाओगे जो आज एमपी वाला क्षेत्र है ये आपका चेदी महाजनपद था। और इधर ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो सरगुजा वाला है, सरगुजा संभाग वाला, और इधर ये यूपी वाला एरिया। ठीक है, तो इधर वाला जो भाग है ये आपका कहलाता था आपका कोसल महाजनपद। क्या कहलाता था? कोसल महाजनपद। ठीक, तो कोसल महाजनपद को आगे चल के दो भाग में बांटे हैं। किस में बांटे हैं? तो रामायण जो ग्रंथ है हमारा, ठीक है, उसमें कोसल महाजनपद को 7 भागों में बांटा है। कितने भाग में? 7, जिसमें से एक है आपका क्या? उत्तर कोसल, और दूसरा क्या है आपका? दक्षिण कोसल। क्या है? दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल में सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग वाला एरिया नहीं आता था, जो आपका इधर बिलासपुर, नीचे आपका दुर्ग और इधर आपका रायपुर, यही कहलाता था क्या? आपका दक्षिण कोसल। ओके, तो महाजनपद काल देखेंगे। अब महाजनपद काल में जो सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद था वो था आपका मगध। तो मगध का आपका जो हेडक्वार्टर था वो था आपका पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान का पटना, जो बिहार जिले में आता है। ओके, तो मगध साम्राज्य में किस किस राजवंशों ने शासन किया, ये भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ोगे। उसी में मगध महाजनपद में एक राजवंश पढ़ोगे आप लोग, मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। और मौर्य वंश ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ को, यानी दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में किया था। तो यहां से हम लोग छत्तीसगढ़ में राजवंश, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के राजवंशों को पढ़ते हैं। ओके, तो किस किस राजवंशों ने छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में किया? तो सबसे पहले जो राजवंश जिसके बारे में एविडेंस हमको मिलता है वो है आपका मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जिस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है वो मौर्य वंश। मौर्यों के बाद आपको देखने को मिलेंगे कौन? सातवाहन। कौन से वंश? सातवाहन वंश। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को जिसने अपने अधिकार में किया वो थे आपका कौन? वाकाटक वंश। कौन से वंश? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश। ठीक, वाकाटक के ही समकालीन रहेंगे कौन? आपका गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश। और इनके ही समकालीन रहेंगे कौन? नल वंश। तो पढ़ेंगे किसको? आपका नल वंश को। ठीक है, उसके बाद ये सब बाहर के हैं ना, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में रख के वहां पे शासन किया। नल वंश का संबंध ये आपका बस्तर संभाग से है। बस्तर के इतिहास में पढ़ोगे आपका क्या? नल नाग वंश। ओके, अब कुछ क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे। क्या? क्षेत्रीय राजवंश जिनका उदय बाहर से नहीं हुआ, वो छत्तीसगढ़ से ही आए, छत्तीसगढ़ में उनका उद्भव हुआ, छत्तीसगढ़ में ही शासन किए। अभी तक जो राजवंश बताया ये बाहर के थे, छत्तीसगढ़ के बाहर के थे, और उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में रख के वहां पे शासन किया। अब इधर जो राजवंश देखोगे ये क्षेत्रीय राजवंश है, लोकल डायनेस्टी है ना। तो एक आपको देखने को मिलेगा राजर्षि तुल्य वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश। एक आप देखोगे पर्वत द्वारक वंश। कौन सा वंश? पर्वत द्वारक वंश। एक आप देखोगे शरभपुरी वंश। कौन सा वंश? शरभपुरी वंश। और एक आप देखोगे क्या आपका? तो पांडु वंश। कौन सा वंश? पांडु वंश। ओके, तो इधर जो राजवंश आप देख रहे हो ये लोकल है, ठीक है, बाहर से नहीं है, यहीं पे इनका उदय हुआ, यहीं शासन करने। जबकि इधर जो आप राजवंश देख रहे हो ये सब जो है ये बाहर के थे। जैसे आप देखोगे इनका क्षेत्र भी यहीं पे आप देख लो, ये आपका छत्तीसगढ़, ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, इधर वाला दुर्ग और नीचे वाला रायपुर और नीचे वाला आपका बस्तर। ठीक है,
तो किस किस राजवंशों ने कहाँ कहाँ पे शासन किया, यदि आप देखोगे तो ये आपका ऊपर में ये पाटलिपुत्र, तो यहाँ पे मौर्यों का शासन था। कौन से राजवंश का? मौर्यों का। मौर्यों ने इस छत्तीसगढ़ ये वाले भाग पर, इस वाले भाग पर क्या किया? अपना अधिकार किया छत्तीसगढ़ पे। मौर्यों के बाद भारत के इतिहास में आप देखते हो कि इस वाले क्षेत्र पे ये आपका एमपी, नीचे में आपका क्या? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे आपका प्रतिष्ठान है। क्या है? प्रतिष्ठान। तो यहाँ पे सातवाहनों का शासन आएगा। मौर्यों के बाद कौन आपका? ठीक है, सातवाहन। तो सातवाहनों ने छत्तीसगढ़ को अपने क्षेत्र पर अधिकार किया, है ना। उसके बाद इधर एमपी वाले क्षेत्र पे, ठीक है ना, एमपी में यहां पर आपका वाकाटक ग्राम है। यही अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए नागपुर यानी कि नंदीवर्धन तक पहुंचे। तो सातवाहनों के पश्चात आप क्या देखोगे? इधर वाकाटक। तो महाराष्ट्र का जो नंदीवर्धन यानी कि वर्तमान का नागपुर, यहां पे आएंगे कौन? आपका वाकाटक। और वाकाटक जो है वो आपका क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में करेंगे। ठीक इसी समय इधर उत्तर भारत में गुप्तों का शासन रहेगा। किसका शासन? गुप्तों का। ठीक है, तो जिस समय इधर वाकाटक, सातवाहन के बाद मौर्यों के बाद कौन आएंगे? सातवाहन। सातवाहन के बाद कौन है? वाकाटक। तो जिस समय वाकाटक यहां पे शासन करेंगे और छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार पे लेंगे, ठीक उसी समय उत्तर भारत में शासन किसका रहेगा? गुप्तों का। और ठीक उसी समय इधर उड़ीसा में ये आपका कोरापुट है। क्या है? कोरापुट। और ये वर्तमान का बीजापुर जिला का भोपालपट्टनम, यहां पे है आपका क्या? पुष्करी। क्या? पुष्करी। तो इधर कोरापुट सहित पुष्करी में शासन था किसका? नलवंश का। किसका? नलवंश का। तो इधर नलवंश, इधर पूरे बीच में आपका वाकाटक, और इधर कौन आपका? गुप्त। कौन? गुप्त। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। ये सब बाहर के राजवंश थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार पर किया। उसके बाद एक क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे, राजर्षि तुल्य कुलवंश। तो ये आपका रायपुर में आरंग है। तो आरंग में शासन किसका? राजर्षि तुल्य कुलवंश का। उसके बाद इधर ये संबलपुर है, संबलपुर। इधर आपका बिलासपुर में मल्हार, और इधर महासमुंद का आपका सिरपुर वाला क्षेत्र, और ये आपका सारंगढ़ विलाईगढ़ वाला क्षेत्र। तो संबलपुर, मल्हार, सारंगढ़ और इधर आपका सिरपुर, इस वाले क्षेत्र में शासन किसका? तो सरबपुरी वंश का। तो पढ़ेंगे किसको? सरबपुरी वंश को। उसके बाद ये गरियाबंद वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? गरियाबंद। गरियाबंद में ये आपका देवभोग है। क्या है? देवभोग। तो देवभोग, और इधर उड़ीसा का ये परथला। क्या? परथला। तो इस वाले क्षेत्र में शासन किसका? तो पर्वत द्वारक वंश का। तो पर्वत द्वारक वंश पढ़ेंगे। उसके बाद इधर जब सरबपुरी वंश, ये पूरा शासन उनका रहता है, तो उनको रिप्लेस करके आएंगे ना कौन? पांडुवंश। कौन आएंगे? पांडु। तो पांडुओं का जो गढ़ रहेगा वो कहां पे रहेगा? वो आपका वो महाभारत वाला पांडुवंश नहीं ना, अलग है। तो यहां पे आएंगे किसको रिप्लेस करके? तो सरबपुरी को। तो पढ़ेंगे किसको हम लोग? पांडुवंश को। तो इतना सब कुछ है। आप अब आगे पांडुओं की भी एक शाखा, ये अमरकंटक वाला क्षेत्र है मैकल श्रेणी में। उसके बाद यही पांडु जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं कहां पे? आपका उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा। उसको बाद में देखेंगे, है ना। तो इतना राजवंश जो है वो आपको छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। ओके, तो ये सारा कुछ हो गया। अब इधर जब पांडुवंश, है ना, शासक जब कमजोर होंगे, तो यहां पर ये कोरबा में पाली है। क्या है? कोरबा में पाली। तो पाली में उदित होंगे कौन? बाणवंशी। कौन सा डायनेस्टी आएगा पाली में? बाणवंश। तो बाणवंशी ये पांडुवंशियों को यहां से खदेड़ेंगे, और ये यहां से भाग के जाएंगे कहां? उड़ीसा। और उड़ीसा में जाके यही कहलाएंगे ना आपका क्या? उड़ीसा के सोमवंशी। क्या कहलाएंगे? उड़ीसा के सोमवंशी। क्लियर है? तो अभी तक जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है ये कहां पे स्टॉप हो जाएगा? बाणवंश पे। कहां पे? बाणवंश। बाणवंशों के बाद आएंगे हम लोग किसमें? तो कलचुरियों में। तो यहां से आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो है वो मध्यकालीन जो इतिहास है वो प्रारंभ होने लगता है। ओके, तो ये आपका क्या? छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले जो एंशिएंट टाइम पीरियड के डायनेस्टी थे। ओके, तो अभी हम लोग ये कोरबा के पाली क्षेत्र में देखें किसको? बाणवंशियों को। ठीक, अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में
तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के समय में आपको कौन कौन से डायनेस्टी को पढ़ना है, तो एक हम लोग देखेंगे कलचुरी वंश, ठीक, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के बाद में काकती वंश। कौन सा वंश? काकती वंश। एक देखेंगे फड़ी-नाग वंश। कौन? फड़ी-नाग वंश। फड़ी-नाग वंश के बाद में एक आपका कांकेर का सोमवंश, और एक देखेंगे छिंदक नागवंश, ठीक, छिंदक नागवंश। क्लियर है? तो जैसे कि ये आपका मान लो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक, ओके, ये सरगुजा संभाग, बिलासपुर, नीचे में आपका रायपुर और दुर्ग, और नीचे आपका बस्तर, ठीक है। तो यहां पर कलचुरी वंश, तो कलचुरी एक आपको दिखेंगे रतनपुर में और एक आपको दिखेंगे रायपुर में। कहां पे? रायपुर। तो रतनपुर और रायपुर में कौन? कलचुरी। कौन? कलचुरी, ठीक है। उसके बाद इधर बस्तर में आपको दिखेंगे कौन? काकतीय। कौन दिखेंगे? काकतीय, ठीक। फड़ी-नाग वंश, ये कवर्धा वाले क्षेत्र पे, यहां पर आपको कौन दिखेंगे? फड़ी-नाग वंश। कौन दिखेंगे? फड़ी-नाग वंश। कांकेर में यहां पे आपको दिखेंगे कौन? सोमवंश। कौन दिखेंगे? सोमवंश, ठीक। और यही जो वर्तमान का दंतेवाड़ा जिला है वहां पे है आपका बारसूर। क्या है? बारसूर। तो बारसूर में दिखेंगे कौन? आपका छिंदक नागवंश। कौन दिखेंगे? छिंदक नागवंश, ओके। तो ये एरिया हो गया। अब इन लोग आए कहां से, इसको जरा देखते हैं। जैसे कि अभी मैं बताया कि अंतिम जो प्राचीन समय में जो हमको राजवंश दिखा वो आपका दिखा कौन? बाढ़ वंश, जो कोरबा के पाली वाले क्षेत्र पर क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है। तो जिस समय यहाँ पे बाढ़ वंश थे उसी समय इधर वाकटकों को एमपी वाले क्षेत्र में रिप्लेस करके जबलपुर में आपका त्रिपुरी, क्या? त्रिपुरी में आएंगे कौन? आपका कलचुरी। कौन? कलचुरी। अब यही कलचुरी बाद में इधर ना, जिस समय ये फड़ी-नाग वंशी यहां पे नहीं रहेंगे, इसी कवर्धा के चिल्फी घाटी होते हुए आएंगे कहां पे? आपका छत्तीसगढ़, और बाढ़ वंशियों के यहां से खदेड़ेंगे, और कोरबा, फिर कोरबा से ये चले जाएंगे रतनपुर और कहलाएंगे क्या? रतनपुर के कलचुरी। कोरबा में तुम वो सबको देखेंगे ना। तो पाली में जो बाढ़ वंशी थे उसको रिप्लेस करके ये छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे कौन? त्रिपुरी के कलचुरी, ठीक है। और बाद में ये शिफ्ट हो जाएंगे, एक ब्रांच यहां से निकलेगा और कहां चले जाएंगे? आपका रायपुर, और कहलाएंगे क्या? आपका रायपुर की लहुरी शाखा या रायपुर के कलचुरी। तो कलचुरी दो भाग में बटे, एक रतनपुर और एक रायपुर वाले में, ठीक है। अब ये जब कलचुरी रतनपुर में थे तो इधर ये आपका यहां पे नागवंश का शासन था। किसका शासन? नागवंश का। तो यहां से नागवंशियों को उठा के कुछ शासकों को यहां पे बैठाए, और वही कहलाए कि आपका कवर्धा के फड़ी-नाग वंश। क्लियर है? कुछ इतिहासकारों को मानना है कि यही कवर्धा के फड़ी-नाग वंश ये शिफ्ट हुए कहां पे? आपका तो बारसूर में, और कहलाए क्या? बारसूर के छिंदक नागवंश, ठीक है। उड़ीसा के जो अभी मैं बताया सोमवंशी, वो शिफ्ट हुए कहां पे? आपका कांकेर, और कहलाए क्या? आपका कांकेर के सोमवंशी। क्लियर है? तो ये सब राजवंश है जो मध्यकाल, छत्तीसगढ़ के मध्यकाल के दौरान क्या करेंगे? शासन करेंगे। अब जिस समय बस्तर में छिंदक नागवंश रहेंगे, छिंदकों को रिप्लेस करके बस्तर में आएंगे कौन? काकती। कौन आएंगे? काकती। काकती ये आपका जो तेलंगाना, ये जो वारंगल वाला एरिया है, जिस समय बारसूर में छिंदक नागवंशों का शासन था, ये वारंगल से काकती शासक अन्नमदेव जो रहेगा, अभी नाम याद नहीं रखना, केवल अब स्टोरी समझो, वो भाग कर इधर बस्तर की ओर आएगा और छिंदकों को रिप्लेस करके यहां पे काकती वंश की नींव रख देंगे, ठीक है। तो छिंदकों के बाद कौन आएंगे? काकती। कौन आएंगे? काकती। तो इतने राजवंश आपको छत्तीसगढ़ के मध्यकाल के दौरान पढ़ना है। तो जिसमें से काकती वंश जो है ये मध्यकाल लगभग 1324 ईस्वी के आसपास से लेके पूरा 1947 तक चलेगा ना। कौन? बस्तर में कौन? काकती वंश।
और इन्हीं काकतीय वंश के दौरान बस्तर में होगा ना क्या आपका जनजाति विद्रोह। क्या होगा? जनजाति विद्रोह। बहुत ही महत्वपूर्ण है बस्तर के इतिहास में क्या आपका जनजाति विद्रोह। 1947 तक इनका पूरा क्या दिखेगा? इतिहास दिखेगा। किसका? बस्तर के काकतीयों का। अब यदि आप मेन छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पे लंबे समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो था कौन? आपका कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। तो लगभग 750 साल का शासन रहा किनका? कलचुरियों का। किनका? कलचुरियों का। ओके, तो मध्यकाल के इतिहास के दौरान हम लोग पढ़ेंगे कौन? कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के बाद में छत्तीसगढ़ का मध्यकाल जो होता है, मध्यकालीन इतिहास, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है क्या आपका? छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ओके, तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को यदि हम देखें तो प्रारंभ जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास ये जो है ये प्रारंभ होता है कहां से? मराठा शासन से। किससे? मराठा शासन से। ओके, कहां से? मराठा शासन। तो जिस समय ये आपका रतनपुर और नीचे आपका क्या? रायपुर, यहां पे शासन किसका? कलचुरियों का। ठीक उसी समय नागपुर में, कहां पे? नागपुर में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर नागपुर में थे भोसला मराठा। कौन थे? भोसला मराठा। तो भोसला मराठा शासक रघु जी, अभी नाम याद नहीं रखना, रघु जी ने अपने सेनापति भास्कर पंत को उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहां पे? उड़ीसा। तो नागपुर से उड़ीसा या छत्तीसगढ़ होकर जाएगा। तो उस समय कलचुरी जो शासक रहता है ना, ठीक, वो उसका जो सेनापति आएगा, मराठा सेनापति, उसके सामने क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। ओके, तो रतनपुर के जो कलचुरी होंगे, साथ ही साथ रायपुर के जो कलचुरी होंगे, वो किसके अधीन हो जाते हैं? मराठों के। किसके? मराठों के। ओके, कहां के मराठा? नागपुर के भोसला मराठा। उसके बाद 1756 में जो मराठों के अधीन कलचुरी रहेगा उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां से जो नागपुर के जो भोसला मराठा होंगे वो आएंगे कहां पे? आपका छत्तीसगढ़। कहां आएंगे? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में रह के क्या करेंगे? शासन करेंगे। कहां से? रतनपुर से। तो 1956 में वो जो कलचुरी शासक रहता है, जो मराठों के अधीन रहता है, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन आएंगे? मराठा आएंगे। तो मराठों से ही छत्तीसगढ़ का जो है आधुनिक इतिहास चालू हो जाता है। तो 57 में 1757-58 से मराठा शासन चालू होगा। ओके, तो मराठों का भी जो शासन है इसको हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। एक प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन। दूसरा सूबा शासन। क्या? सूबा शासन। सूबा शासन के बाद ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन, ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन। ओके, और उसके बाद पुनः मराठा शासन। क्लियर है? तो मराठा शासन ये 1757-58 से पूरा ये चलेगा आपका कब तक? 1854 तक। कब तक? 1854। तो 4 भाग में बटा ना। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन ये 1757 से 1787 तक चलेगा। तो इसमें जो भोसला मराठा शासक रहेगा वो छत्तीसगढ़ में, अभी किसी का नाम वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक स्टोरी के तौर पर चीजों को समझो कि क्या क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो जो मराठा शासक होगा वो छत्तीसगढ़ में आके बैठ के शासन करेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को चलाएगा ना, इसलिए क्या कहलाया? प्रत्यक्ष मराठा। कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका 1757 से लेके आपका 87 तक। ओके, उसके बाद सूबा शासन। तो जो मराठा शासक रहेगा उसके मरने के बाद वो छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, नागपुर में बैठ के ही आपका छत्तीसगढ़ को चलाएगा, छत्तीसगढ़ को ठेके में दे देगा। तो यहां से ठेकेदारी प्रथा या इजारादारी प्रथा या सूबा शासन चालू होगा। कब से कब तक?
तो 1788 से लेके 1818 तक तो ठेका में चलेगा छत्तीसगढ़। सूबेदार नागपुर से जो सूबेदार होंगे, जो ठेकेदार होंगे, उनको यहां नियुक्त करके भेजा जाएगा और यहां पे रहकर वो क्या करेंगे, शासन को चलाएंगे। ओके, ठीक। उसके बाद ब्रिटिशों के अधीन मराठा। तो ऐसा कुछ होता है, जो यहां का शासक रहेगा, ठीक है ना, उसकी जब मृत्यु होती है तो आंतरिक घर में ही क्या हो जाता है, कलह हो जाता है, घर में ही एक दूसरे के प्रति दुश्मनी। तो यहां पे जैसे तैसे करके एक जो शासक होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो दूसरा उसका जो भाई रहेगा वो सत्ता पे क्या करेगा, बैठ जाएगा और अंग्रेजों के साथ वो मिल जाता है। तो यहीं पर जो अंग्रेज होंगे वो मराठों को अपने अधीन कर लेंगे, ठीक है। तो जो शासक रहेगा वो भी मर जाता है, उसका जो बेटा रहता है, छोटा सा रहता है, तो अंग्रेज उसको क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपके साम्राज्य को संभालेंगे, जैसे ये बड़ा हो जाएगा पूरा सत्ता आपको हस्तांतरित कर देंगे। तो यहां पे मराठा जो है वो किसके अधीन हो जाते हैं, ब्रिटिशों के। तो 1818 से लेकर 1830 तक पूरा का पूरा नागपुर और छत्तीसगढ़ के जो मराठा होंगे वो किसके अधीन हो जाएंगे, ब्रिटिशों के। अब चूंकि हेडक्वार्टर कौन सा है, नागपुर, और नागपुर के अधीन कौन है आपका, छत्तीसगढ़। तो ब्रिटिशों के अधीन मराठा 1818 से 1830। तो यहां हेडक्वार्टर चूंकि नागपुर है और नागपुर के अधीन कौन है, छत्तीसगढ़। और पूरे मराठों को संरक्षण, चूंकि राजा जो है वो अल्पवयस्क है, जिसको राजा बनाए हैं, छोटा सा था वो, तो पूरा का पूरा शासन का बागडोर किसके हाथ में, तो ब्रिटिशों के। तो यहां पे हेडक्वार्टर नागपुर में बैठाएंगे रेजिडेंट, किसको बैठाएंगे, रेजिडेंट को। और चूंकि नागपुर के अधीन कौन था, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में सुप्रिटेंडेंट, अधीक्षकों की नियुक्ति होगी, किसकी, अधीक्षकों की। तो छत्तीसगढ़ में आएंगे ना कौन, आपका ब्रिटिश अधीक्षक। तो 2 रेजिडेंट हुए, 6 ब्रिटिश अधीक्षक हुए। तो उन अधीक्षकों के समय में छत्तीसगढ़ में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या नए नियम लागू किए गए, प्रशासनिक परिवर्तन हुआ, कुछ विद्रोह होगा, अंग्रेजों की नीतियों का क्या किया जाएगा, विद्रोह किया जाएगा। तो इस दौरान ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन के दौरान जो जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए, जो जो आपका विद्रोह हुए अधीक्षकों के समय में, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। कुल 6 अधीक्षक हुए थे। ओके, अब 1830 में जो अल्पवयस्क शासक रहता है वो बड़ा हो जा रहता है, तो संधि के मुताबिक ब्रिटिश जो हैं वो मराठों को क्या करेंगे, सत्ता सौंप देंगे। तो पुनः मराठा शासन ये आपका 1830 से 1854 तक चलेगा। कब तक, 1830 से 1854। तो इस समय जो शासक रहेगा वो छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, वो रहे कहां पे, आपका नागपुर, और छत्तीसगढ़ को बना देगा क्या, आपका जिला। जैसे ये सूबा बनाया था वैसे ये क्या बना देगा, जिला। और छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था लेकर आएगा और छत्तीसगढ़ में नियुक्त करके भेजेगा किसको, जिलेदारों को, किसको, जिलेदारों को। तो पुनः मराठा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ क्या रहता है, आपका जिला रहता है, जिला बना देता है। और यहां पे कितना जिलेदारों को नियुक्त करके भेजेगा, तो कुल 8 जिलेदार हुए थे, कितने, 8। और सूबा शासन के दौरान कुल छत्तीसगढ़ में 10 सूबेदार हुए थे, कितने, 10। ओके, तो 1854 तक ये आपका चलेगा, ठीक है। ओके, ये आपका मराठा शासन है। अब होता क्या है कि जो मराठा शासक रहता है वो 1853 में उसकी मृत्यु हो जाती है, चूंकि वो निसंतान रहता है। तो डलहौजी के हड़प नीति के तहत जो पूरा का पूरा नागपुर साम्राज्य रहता है, क्योंकि डलहौजी का हड़प नीति क्या कहता था, दत्तक पुत्र प्रथा को हम नहीं मानेंगे, दत्तक पुत्र प्रथा जो है वो निषेध है ना। तो जिसका खुद का वारिस होगा, खुद का खून होगा, वही राजा बनेगा, दूसरे का जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसको हम लोग राजा नहीं मानेंगे। तो यहाँ का जो शासक था वो जब 53 में उसकी मृत्यु होती है, तो डलहौजी के हड़प नीति के तहत ये नागपुर पूरे साम्राज्य को, और नागपुर के अधीन कौन था, आपका छत्तीसगढ़, तो पूरा का पूरा ये नागपुर साम्राज्य छत्तीसगढ़ सहित किसके अधीन हो जाता है, ब्रिटिशों के, किसके, ब्रिटिशों के। तो अब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन, क्या ब्रिटिश शासन, तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन ये पूरा चलेगा आपका कब से कब तक, 1854 से लेके आपका पूरा 1947 तक, 1854 से 1947। तो जब आप ब्रिटिश शासन देखोगे तो 1854, ठीक है,
उसके बाद देखोगे तो 1855, ठीक है, डेट याद रखना। उसके बाद आप जाओगे तो 1856 और फिर आपका 1857, ये डेट याद रखना। तो 54 में क्या हुआ, 54 में ब्रिटिश साम्राज्य लागू हुआ, यानी कि नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का क्या कर दिया गया, आपका विलय कर दिया गया। ओके, किसमें, तो ब्रिटिश साम्राज्य में। उसके बाद चूंकि हेडक्वार्टर क्या था आपका, नागपुर था, और नागपुर के अधीन कौन था आपका, छत्तीसगढ़ था। कौन था, छत्तीसगढ़। तो नागपुर में नियुक्ति की जाएगी किसकी, कमिश्नरों की। कौन आएंगे, कमिश्नर। और छत्तीसगढ़ में रहेंगे कौन, आपका डिप्टी कमिश्नर। कौन, डिप्टी कमिश्नर। ओके, छत्तीसगढ़ में किसकी नियुक्ति होगी, डिप्टी कमिश्नरों की, है ना। तो अब छत्तीसगढ़ में आपका डिप्टी कमिश्नर नियुक्त होंगे। तो इधर 55 से आप देखोगे तो हमारे यहां क्या आएंगे, आपका डिप्टी कमिश्नर, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। और डिप्टी कमिश्नर आने के बाद छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की जाएगी। जो मराठों के समय जो प्रशासन चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत क्या कर दिया जाएगा, फेरबदल कर दिया जाएगा, ठीक है। जो परगना पद्धति वगैरह चल रहा था वो सब देखेंगे ना, उसमें कुछ कुछ मूलचूल परिवर्तन होंगे। तो ब्रिटिशों के समय छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या हुए, प्रशासनिक परिवर्तन हुए। तहसीलदारी व्यवस्था इसी समय जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन लागू हुआ उसी समय क्या हुई, लागू हुई। क्लियर है। फिर उसके बाद देखोगे 56-57 के आते आते देखो इस टाइम पे हमारे यहां कुछ तहसील बने, तो उसको देखेंगे कौन कौन से तहसील बने। फिर उसके बाद 2 तहसील और बने, तो तहसील व्यवस्था यहां पे चालू होगी, ठीक है ना। उसके बाद 57 में क्या होता है, क्रांति हो जाती, सब जानते हो 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति पूरे उत्तर भारत में दिखी, वैसे ही आपको मध्य भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका उतना प्रभाव आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो 1857 की क्रांति की लपटें जितना होनी चाहिए बाकी जगह हुआ वैसा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो साम्राज्य नागपुर का जो चल रहा था वहां पे आपका जो मराठा शासक है ना, उसकी जो राजमाता थी वो अंग्रेजों के दबाव में आकर क्या करती है ना, इस क्रांति को सपोर्ट नहीं करती। बाकी उत्तर भारत, मध्य भारत में आपको ये पूरा विद्रोह देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ लपटें आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो 1857 के दौरान छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर विद्रोह हुए ये आपको देखना है। तो छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो एक आप लोग देखते हो सोना खान का विद्रोह, क्या पढ़ेंगे, सोना खान का विद्रोह 1857 में, सोना खान का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह। सोहागपुर का विद्रोह, सोहागपुर का विद्रोह, ठीक। उदयपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह। साथ ही साथ आप देखोगे रायपुर का सैन्य विद्रोह, रायपुर का सैन्य विद्रोह। तो ये 5 विद्रोह आपको 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। कब, 1857। फिर क्रांति होता है, भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ोगे जब 1857 की क्रांति खत्म होती है तो उसके बाद छत्तीसगढ़, पूरे भारत से जो ब्रिटिश भारत था जिसको अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीता गया था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और पूरे ब्रिटिश भारत में क्राउन का शासन क्या कर दिया जाता है, ला दिया जाता है ना। तो अब जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके यहां पर वायसराय का पद का सृजन किया गया। तो 1857 के बाद से छत्तीसगढ़, पूरे भारत जो ब्रिटिश भारत था और हमारा क्या था, ब्रिटिश छत्तीसगढ़, तो यहां पर अब क्या होगा, क्राउन का शासन आएगा। ब्रिटेन का क्राउन अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय के माध्यम से यहां पर क्या करेगा, शासन करेगा। ओके, तो 1858 से ब्रिटिश छत्तीसगढ़ में भी क्या होगा, क्राउन का शासन लागू होगा। क्लियर है। तो कुछ प्रशासनिक परिवर्तन यहां पर फिर किए जाएंगे, तो डेट याद रखिएगा क्या क्या होगा। तो 1861 में याद रखना, ठीक। उसके बाद आपका 1862 याद रखना, उसके बाद आपका याद रखना 1865, ठीक। तो जब क्राउन का शासन आता है तो जो ब्रिटिश भारत होगा, ब्रिटिश भारत में ये आपका मान लो ये छत्तीसगढ़ है,
इधर ये आपका एमपी वाला, इधर ये आपका महाराष्ट्र वाला। क्लियर? ये पूरे एरिया को, है ना, इसको पूरा बनाया जाएगा क्या आपका सेंट्रल प्रोविंस। क्या बनाया जाएगा? सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ क्या होगा? शामिल होगा। और इसी समय छत्तीसगढ़ में जिले बनाए जाएंगे, एक आपका बिलासपुर और एक आपका क्या? रायपुर। उसके बाद मध्य प्रांत के गठन के बाद में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? संभाग का दर्जा। फिर 1865 का समय जब आएगा तो यहां पर रियासतों का गठन होगा। तो छत्तीसगढ़ में 14 रियासतों का गठन हुआ। कितने रियासतों का? 14। ठीक है, उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र यहां पे शामिल था। तो 14 रियासत। तो रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, उस रियासत में कौन कौन से राजा, किस राजवंशों ने शासन किया, उस पूरे राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे। तो 14 रियासतों के बारे में यहां पे पढ़ेंगे। कब से? 1865 से। उसके बाद जब आप आगे देखोगे तो 1905 बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जब होता है तो प्रशासनिक पुनर्गठन होगा और भाषा के आधार पर, ठीक है, जैसे कि ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक, ये एमपी वाला एरिया, ये आपका महाराष्ट्र वाला, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, ये सब आपका क्या था? सेंट्रल प्रोविंस था। इधर आपका बंगाल प्रांत था। क्या था? बंगाल प्रांत। तो बंगाल प्रांत में बिहार का कुछ हिस्सा, झारखंड का, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, इधर पूरा बांग्लादेश वाला, इधर असम वाला एरिया, ये पूरा आपका क्या था? बंगाल प्रांत। चूंकि काफी बड़ा एरिया था तो उस समय 1905 में जो भारत का जो वायसराय था वो था आपका लॉर्ड कर्जन। वो क्या करता है? बंगाल का विभाजन कर देता है। तो इधर वाला भाग ये कहलाया पश्चिम बंगाल, इधर वाला भाग कहलाया बांग्लादेश वाला, ये आपका पूर्वी बंगाल। तो जब बंटवारा जब हुआ ना, तो भाषा के आधार पर लोगों का क्या कर दिया गया? क्षेत्र का विभाजन कर दिया गया। तो इधर के जो हिंदी भाषी थे उसको मिला दिया गया किसमें? छत्तीसगढ़ में। और इधर के जो उड़िया भाषी थे उनको मिला दिया गया किसमें? आपका उड़ीसा में। और ये आपका तब जाके 1905 में एक छत्तीसगढ़ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो विभाजन के दौरान हिंदी भाषी क्षेत्र में जो 5 रियासत थे उसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। वही आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग कहलाता है। समझ में आई बात? और जो 5 उड़िया भाषी क्षेत्र थे जो पहले छत्तीसगढ़ में शामिल थे उसको दे देते हैं किसको? उड़ीसा को। समझ में आई बात? लेकिन फिर भी रियासतों की संख्या कितनी रहती है? 14। तो पहले 9 यहां का था, 5 यहां का था, तो 5 दिए और 5 लिए तो संख्या कितनी रहेगी? 14 ही रहेगी। तो 5 हिंदी भाषी जो रियासत वाला जो क्षेत्र था उसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया, जो आज वर्तमान का सरगुजा संभाग है। और 5 जो उड़िया भाषी क्षेत्र थे उसको कहां मिला दिए? उड़ीसा में। तो एक प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ कब? आपका 1905 में। तो यहां तक याद रखना। फिर 1905 इसी बंगाल विभाजन के बाद, है ना, आपका क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन। तो यहां से आंदोलन चालू हो जाएगा। आंदोलन देखेंगे, है ना। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो ये तो अंग्रेजों के समय तक का क्या था? प्रशासनिक परिवर्तन। अब चूंकि हमारा जो भारत देश है वो आपका किसके अधीन था? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के अधीन था। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, क्राउन का शासन जब चालू होता है, तो बहुत सारे नियम कानून हमारे भारतीयों के ऊपर थोपे गए। तो ब्रिटिश छत्तीसगढ़ में भी वो नियम कानून लागू होंगे, जिसका समय समय के बाद हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे वो इसका क्या करेंगे? खंडन करेंगे, उसका विरोध करेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर चूंकि क्राउन का शासन आ चुका है, गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ पर, तो उनसे हम अपने लिए कुछ क्या करेंगे? अधिकारों की मांग करेंगे। तो अधिकारों की मांग के लिए एक संस्था का गठन किया गया और उस संस्था का नाम था क्या? आपका कांग्रेस। तो 1885 में कांग्रेस का गठन होगा। किसका गठन होगा? कांग्रेस का। तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का गठन हुआ आपका 1885 में। लोग धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे किससे? कांग्रेस से। तो छत्तीसगढ़ के भी लोग जो होंगे वो जुड़ेंगे किससे? कांग्रेस से, राष्ट्रीय कांग्रेस से, नेशनल कांग्रेस से। तो छत्तीसगढ़ के जो, अब कांग्रेस का हर साल क्या होता था? अधिवेशन। तो उस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से लोग भी क्या करेंगे? अधिवेशन में जाएंगे। तो जब जाएंगे तो वहां से प्रभावित होंगे। धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो कांग्रेस से जुड़ते जाएंगे और फाइनली 1906 में हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी।
और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की स्थापना होगी तो धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ के कांग्रेस से लोग क्या होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। और फिर यहीं से हमारे यहाँ पर भी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग धीरे धीरे करके इसी संस्था के माध्यम से क्या होगी, उठने लगी। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ वो हम लोग 1947 के बाद, जब पूरा छत्तीसगढ़, भारत से ही छत्तीसगढ़ जब आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे। ओके, तो 1906। अब यहीं से जब राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे तो आंदोलन 1915, गांधी जी का आगमन कहां पे, छत्तीसगढ़ में, सॉरी भारत में। भारत में गांधी जी का आगमन 1915, अलग अलग जगहों पर गांधी जी सत्याग्रह करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी गांधी जी का क्या होगा, आगमन होगा, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ आंदोलन होंगे। तो गांधी जी के द्वारा, अब इसी बीच हमारे यहां देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, किसान आंदोलन। ठीक, इसी बीच हम लोग देखेंगे मजदूर आंदोलन। क्या देखेंगे, मजदूर आंदोलन। और इसी बीच हम लोग देखेंगे जंगल सत्याग्रह। क्या देखेंगे, जंगल सत्याग्रह। ठीक, तो गांधी जी का आगमन 1915, गांधी जी के द्वारा अलग अलग जगह पर सत्याग्रह किया जा रहा था। भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो गांधी जी का एक आंदोलन असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोग देखेंगे क्या, आपका असहयोग आंदोलन। ओके, क्या देखेंगे, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, ये पूरा पढ़ेंगे। और उस आंदोलन में छत्तीसगढ़ से नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ये भी देखेंगे। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या था, उस असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए थे, कौन कौन यहाँ पे लीडर होंगे, ये सारा कुछ हम लोग असहयोग आंदोलन के दौरान पढ़ेंगे। इसी बीच छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर क्या चलते रहता है, आपका कंडेल नहर सत्याग्रह, किसान आंदोलन चलते रहता है। उसी में शामिल होने के लिए, उसी का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी का आगमन होगा कहां पे, छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। गांधी जी का एक दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। तो छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, क्या क्या यहां पर गतिविधियां हुई, क्या क्या यहां पर कार्यक्रम चलाए गए, ये सारा कुछ देखेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे यहां, ठीक है, आम चुनाव होता है भारत में। ब्रिटिश भारत में क्या होगा, आम चुनाव होगा 1937। कब, 1937। तो चुनाव में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से लोगों को मंत्रिमंडल में रखा गया, ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो पूरा का पूरा आपका मंत्रिमंडल देखेंगे, क्योंकि इसी बीच में बरार वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, बरार वाला, ये नीचे तेलंगाना का, ये बरार वाला क्षेत्र 1935 में मध्य प्रांत में शामिल हुआ। तो पूरा का पूरा मध्य प्रांत एवं बरार कहलाए गए। ठीक है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। फिर 37 में क्या होता है, ब्रिटिश भारत में चुनाव होता है। तो चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार में छत्तीसगढ़ से कौन कौन लोगों ने भाग लिया, किन किन का आपका निर्वाचन हुआ, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हुए, ये सारा कुछ यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1940 में गांधी जी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे, इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे यहां भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा। उसी की असफलता में हमने चलाया क्या, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया आपका क्या, करो या मरो, 1942 क्रिप्स मिशन की असफलता पर। ओके। और इसी बीच में हमारे यहां आप देखोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन मनाया जाएगा, उसका नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो किसके किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, क्या क्या घटनाएं घटी, ये सब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय देखेंगे 1942 में। इसी समय हमारे यहाँ एक होता है रायपुर
षड्यंत्र केस 1942, इसको देखेंगे। और एक याद रखना, रायपुर डायनामाइट केस, रायपुर डायनामाइट केस 1942, इसको भी देखेंगे। अब अलग अलग जगह पर क्या होगा, झंडा फहराया जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, लोगों को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनका संबंध इन सभी आंदोलन से रहेगा, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 1942। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत हमारे यहाँ भारतीय संविधान है ना, तो संविधान लागू करने की बात कही जाएगी। और उसके बाद फाइनली 1947 में, तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आएगा, तो उस कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना। और फाइनली 1947 में भारत से ही छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो आज़ाद जब होगा तो कहाँ कहाँ पे झंडा फहराएंगे, तो झंडा कार्यक्रम देखेंगे। क्या देखेंगे, 1947 में झंडा कार्यक्रम। उसके बाद चूंकि 562, पूरे भारत में 562 रियासत, छत्तीसगढ़ में देखेंगे क्या होगा, 14 रियासत। तो एक विभाग का गठन किया जाएगा, जिसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी जाएगी कि पूरे रियासतों का क्या किया जाए, विलीनीकरण किया जाए। तो 1948, 1 जनवरी 1948 को सभी रियासतों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। हमारे यहाँ कितने रियासत थे, 14। तो छत्तीसगढ़ स्टेट, काउंसिल ऑफ एक्शन छत्तीसगढ़ स्टेट का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके तहत उन सभी रियासतों का क्या होगा, पूरे भारत संघ में विलय कर दिया जाएगा। तो जो जो रियासत के जो राजा होंगे 14 रियासतों के, वो सभी क्या करेंगे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। और 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के भी जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासत थे, उनका क्या कर दिया जाएगा, भारत संघ में विलय कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का निर्माण और आपका छत्तीसगढ़ का क्या नामकरण, और फिर उसके बाद से स्टार्ट करेंगे क्या, आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, तो ये पूरा एक छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्या था, ओवरव्यू था, है ना। तो यहां से कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में जो आपका टॉपिक है, जो पोर्शन है, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया। ओके, तो आप लोग इसको पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। और जो भी चीज़ें मैं बताया उसको एक बार खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जब आप चैप्टर वाइज आप आगे बढ़ें तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्लियर है। तो ये वीडियो भी आपका यूट्यूब में डालेगा, है ना। यूट्यूब के साथ साथ ये आपका एप्लीकेशन में भी रहेगा, ताकि आप वहाँ पर इसको देख सको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।